हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? तो स्टार्ट करते हैं आज का यह सेशन। इस सेशन में हम बात करेंगे असिस्टेंट फाइनेंशियल एडवाइज़र का पेपर नायर द्वारा कंडक्ट कराया गया ऑन द डेट 20 नवंबर 2022 को। तो इस पेपर के टॉपिक ए, असिस्टेंट फाइनेंशियल एडवाइज़र अंडरस्कोर ए, को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। विच आर द फॉलोइंग आर्टिकल्स डील्स विद द ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, दैट इज कैग। तो बेसिकली कैग इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। ओके, सो कैग इज द सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया दैट इज established अंडर आर्टिकल 148 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. Basically, CAG is the empowered to audit all the receipts and expenditure of the government of India and the state government, और साथ में ऐसे ऑटोनॉमस बॉडीज़ जो कि सब्सटेंशियली फाइनेंस होते हैं बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उन सब का ऑडिट जो है कैग द्वारा किया जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जितने भी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं हमारे, उन सब का ऑडिट जो है कैग द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो कैग इज नथिंग बट अ स्टेचुटरी ऑडिटर ऑफ द गवर्नमेंट ऑन्ड कॉरपोरेशंस ऑल्सो। तो जैसे ही फाइनेंशियल ईयर क्लोजिंग होता है, तो फाइनेंशियल ईयर क्लोजिंग होने के बाद गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है कि वह अपना जितना भी रिसीट्स और एक्सपेंडिचर्स है वह कैग के हाथों में सौंप दे। तो कैग उसका ऑडिट करेगा और अपनी ऑडिट की हुई रिपोर्ट को पार्लियामेंट पे टेबल करता है। मतलब वह प्रेसिडेंट को रिपोर्ट सबमिट करेगा, और सबमिटेड रिपोर्ट को प्रेसिडेंट जो है पार्लियामेंट पे टेबल करेगा। ठीक है, पार्लियामेंट में टेबल होने के बाद पार्लियामेंट्स में दो कमिटीज़ होती हैं, आपने सुना होगा, स्टैंडिंग कमिटीज़। वन इज अ पीएसी एंड अदर इज अ कोपू। पीएसी जो होता है वह पब्लिक अकाउंट कमिटीज़ होती है, और कोपू इज अ कमिटीज़ ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स। तो ये दोनों स्पेशल कमिटीज़ होती हैं। तो बेसिकली जो भी रिपोर्ट्स कैग ने टेबल करा है पार्लियामेंट्स में, दैट आर टेकन अप फॉर डिस्कशन बाय दीज टू कमिटीज़। ठीक है, और बेसिकली कैग इन डिस्कशंस में और इनकी फाइंडिंग्स में जो है, तो कैग की हेल्प जो है ली जा सकती है पीएसी के द्वारा। सो कैग एक तरह से अगर बात करें तो इट इज एक्ट एज अ फ्रेंड फिलोसोफर एंड गाइड ऑफ पीएसी। ठीक है, इसके अलावा कैग जो होता है वह इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट का सुप्रीम हेड होता है। ठीक है, तो इस तरह से अभी प्रेजेंट में जो कैग हैं हमारे, वह गिरीश चंद्र मुर्मू जी हैं। ठीक है, दे ही इज इन इनकम्बेंट फ्रॉम सिंस 8 अगस्त 2020। ठीक है, और इनका जो टर्म होता है कैग का, क्योंकि यह कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, तो इसका जो टर्म है वो फिक्स होगा, दैट इज अ 6 ईयर और अप टू 65 ईयर्स ऑफ एज, विच एवर इज अर्लियर। ठीक है, और जो इसके फर्स्ट अपॉइंटी हैं, दैट पर्सन इज अ वी नरहरि राव। ठीक है, तो इस तरह से इसका आंसर जो होगा वह आर्टिकल 149 टू 151 होगा। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं यहाँ पे। और पीएसी जो रिपोर्ट का ऑडिट करता है उसको हम बोलते हैं पोस्टमार्टम रिपोर्ट। ठीक है, क्योंकि ये पोस्टमार्टम कर रहा है, सब चीज़ें हो गई हैं, हैपन हो गई हैं, उसके बाद जो है तो उसका पोस्टमार्टम किया जा रहा है। नेक्स्ट है, हुज एडवाइस इज टेकन बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वाइल लेइंग डाउन द जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ गवर्नमेंट अकाउंटिंग फॉर द गाइडेंस ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स। तो यहाँ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी को एज अ फाइनेंशियल एडवाइस देने के लिए पूछा जा रहा है। यहाँ पे कौन सी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है? दैट इज कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स, दैट इज अ सीजीए। नेक्स्ट इज अ फाइनेंस सेक्रेटरी, नेक्स्ट इज अ कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, नेक्स्ट इज अ पीएसी। इसका आंसर हो जाएगा
कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। सो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। देखिए बेसिकली जैसे मैंने बोला आपको, एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर गवर्नमेंट जितना भी अपना रिसीट्स और एक्सपेंडिचर का जो भी लेखा जोखा है वो सब दे देता है कैग के हाथों। ठीक है। सो द रिपोर्ट्स ऑफ द कैग, ऑन द बेसिस ऑफ दैट कैग ऑडिट इट्स अकाउंट, और उसके बाद रिपोर्ट जनरेट करता है। सो द रिपोर्ट ऑफ द कैग रिलेटिंग टू द अकाउंट ऑफ द यूनियन एंड स्टेट्स आर सबमिटेड टू द प्रेसिडेंट्स एंड रिस्पेक्टिव, जो भी गवर्नर होंगे स्टेट के, तो उनको सबमिट कर देता है। और उसके बाद जो है प्रेसिडेंट पार्लियामेंट में या जो भी गवर्नर होंगे स्टेट के, वो उस रिपोर्ट को स्टेट असेंबलीज में टेबल करेंगे या प्रेजेंट करेंगे। ठीक है। तो बेसिकली कैग एज अ होल वर्क करता है। सो द एक्ट एथोराइजेज द CAG to lay down for the guidance of the government department the general principles of government accounting and the broad principle in regard to audit of receipts and expenditure। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। इसके अलावा यहाँ पे पहला ऑप्शन लिखा है, आपने देखा, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स। ठीक है। तो जो लेखा महानियंत्रक है, तो लेखा महानियंत्रक का बेसिकली फंक्शन क्या है? ही इज़ द प्रिंसिपल एडवाइज़र ऑन अकाउंटिंग मैटर्स टू द यूनियन गवर्नमेंट। अगर कोई आपसे पूछता है कि प्रिंसिपल एडवाइज़र ऑन अकाउंटिंग मैटर्स टू द यूनियन गवर्नमेंट कौन होगा, तो वह CGA होंगे, दैट इज अ कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स। ही इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इस्टेब्लिशिंग एंड मैनेजिंग अ टेक्निकली साउंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग सिस्टम। ठीक है। रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिपरेशन एंड सबमिशन ऑफ द अकाउंट्स ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट। ठीक है। तो CGA है बेसिकली, वह जितना उसका जो भी गवर्नमेंट अकाउंट है उसका प्रिपरेशन और सबमिशन करेगा CAG को। ठीक है। एंड ही इज़ द रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सचेकर कंट्रोल एंड इंटरनल ऑडिट। तो जैसा कि CAG जो है वह बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सटर्नल ऑडिट और द गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट का जितना भी रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर है। वेयर CGA इज अ एक्सचेकर कंट्रोल एंड इंटरनल ऑडिट्स। ठीक है। इसके द्वारा गवर्नमेंट का जितना भी अकाउंट है उसका इंटरनल ऑडिट किया जाता है। ठीक है। और जो प्रेजेंट अभी CGA हैं वह हैं मिस्टर SS दुबे। ओके। सो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है, द अकाउंट्स The accounts of the Indian Railways maintained in accordance with the requirement of the government accounts are collectively termed as finance account, capital accounts, revenues accounts और expenditure accounts। ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे, that is nothing but a finance account। So option number 1 is the right answer for this question। next question पे आते हैं। पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 4, which one of the following authorities is entrusted with the responsibilities of establishing and maintaining a technically sound payment cum accounting system in the departmentalized accounts office? ठीक है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली पूछा जा रहा है, इस्टेब्लिशिंग एंड मेंटेनिंग अ टेक्निकली साउंड पेमेंट कम अकाउंटिंग सिस्टम। ठीक है। तो डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर का काम है ये बेसिकली, अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। मैंने आपको बताया था मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर टोटल 6 डिपार्टमेंट वर्क करते हैं, जिसमें डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर जो है तो एक इम्पॉर्टेंट डिपार्टमेंट है। ठीक है। जिसके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ऑफ स्टैब्लिशिंग एंड मेंटेनिंग अ टेक्निकली साउंड पेमेंट कम अकाउंटिंग सिस्टम। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। Comptroller and Auditor General of India is responsible for conducting audits of the accounts of, इसके बारे में हमने अभी डिस्कशन किया था।
कि जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल है सीएजी, वह किसका अकाउंट्स को ऑडिट करेगा? द यूनियन गवर्नमेंट ओनली, द यूनियन गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट ओनली, द यूनियन गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट एंड यूनियन टेरिटरीज, नन ऑफ द अबव। सो इसका आंसर हो जाएगा यह सभी के अकाउंट्स को जो है तो ऑडिट करेगा। यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट्स, यूनियन टेरिटरीज, साथ में पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, साथ में लोकल जितना भी हमारा लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है, मीन्स अर्बन लोकल बॉडीज़ का भी करेगा। ठीक है, कर सकता है, पंचायत का भी कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा जा रहा है यहाँ पे, द ड्यूटीज, पावर एंड कंडीशन ऑफ सर्विस ऑफ कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया आर लेड डाउन इन द डिटेल्स ऑफ। तो कौन से एक्ट के अंदर जो है तो इसको लेड किया गया है? ठीक है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल्स ड्यूटीज, पावर्स एंड कंडीशन ऑफ सर्विस एक्ट 1951, या और भी ऑप्शंस दिए हुए हैं यहाँ पे, देखिए। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ड्यूटीज, पावर्स एंड कंडीशन ऑफ सर्विस एक्ट 1971, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ड्यूटीज, पावर्स एंड कंडीशन ऑफ सर्विस एक्ट 1981। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल्स ड्यूटीज, पावर्स एंड कंडीशन ऑफ सर्विस एक्ट 1971 इज द राइट आंसर। ठीक है, इसके तहत जो है तो उसको रिस्पॉन्सिबिलिटीज और पावर्स जो है तो दी गई हैं। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच एन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रेफरेंस टू कैग ऑडिट इन रेलवेज? देखिए, कैग से ही लगातार 7-8 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि कैग द्वारा जो ऑडिट किया जाता है विथ रेफरेंस टू रेलवेज, तो उसके बारे में पूछा जा रहा है। माइनर इरेगुलरिटीज डिस्कवर्ड इन द कोर्स ऑफ ऑडिट ऑफ अकाउंट्स ऑफिस रिकॉर्ड्स आर पॉइंटेड आउट थ्रू इंस्पेक्शन रिपोर्ट्स, बिल्कुल सही है। द मोर इम्पॉर्टेंट एंड serious irregularities discovered in the course of audit of accounts and departmental offices and station records are pointed out through specific reports. The result of the audit of the initial records of executive offices and stations are pointed out through audit notes. And fourth option is the results of the audit of the initial records of office of the store departments are pointed out through stock sheets. ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। बेसिकली द मोर इम्पॉर्टेंट एंड सीरियस इरेगुलरिटीज डिस्कवर्ड इन द कोर्स ऑफ ऑडिट ऑफ अकाउंट्स एंड डिपार्टमेंटल ऑफिसेस एंड स्टेशन रिकॉर्ड्स आर पॉइंटेड आउट थ्रू स्पेसिफिक रिपोर्ट्स। ठीक है, बेसिकली ये स्पेसिफिक रिपोर्ट्स के थ्रू जो है जितनी भी सीरियस इरेगुलरिटीज़ हैं, ठीक है, उनको पॉइंट आउट किया जाता है इन द कोर्स ऑफ ऑडिट ऑफ अकाउंट्स और एंड द डिपार्टमेंटल ऑफिस एंड स्टेशन रिकॉर्ड्स। सो ऑप्शन नंबर 2 इज़ द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच आर द फॉलोइंग मिनिस्ट्रीज ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ बीन डेलीगेटेड विद द फंक्शन relating to the opening of subheads and detailed heads of accounts under major and minor heads of the accounts relating to their ministries? ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज एंड मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, मिनिस्ट्री ऑफ टेली कम्युनिकेशन एंड मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स एंड मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज एंड मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज एंड मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। ठीक है, तो यहाँ क्या पूछा गया है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत जो है that has been delegated with the functions relating to the opening of subheads and detailed heads of the accounts under major and minor heads of accounts relating to their ministries। ठीक है, तो बेसिकली जितना भी हमारा अकाउंट्स है उसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं यहाँ पे। ठीक है, इट्स माइनर हेड,
के अंदर जो है तो ये सब हेड और डिटेल्ड हेड में डिवाइड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कन्फेयर्स powers on the President of India to make rules relating to the form in which accounts of the Union and the states shall be kept? आर्टिकल 140, आर्टिकल 150, आर्टिकल 160, आर्टिकल 170। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आर्टिकल 150। आर्टिकल 150। आर्टिकल 149 टू आर्टिकल 151 जो है कैग के अंतर्गत आता है। ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ कैग मैंने आपको बताया। तो बेसिकली यह जो है कॉन्स्टिट्यूशनल एज ए पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज़ पावर टू मेक रूल्स रिलेटिंग टू द फॉर्म इन विच द अकाउंट्स ऑफ यूनियन एंड स्टेट शैल बी केप्ट, और ये कैग द्वारा डील किया जाता है। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग रूल्स ऑफ द जनरल फाइनेंशियल रूल्स GFR 2017 डील्स विद द स्टैंडर्ड्स ऑफ फाइनेंशियल प्रोप्रिएटी? रूल 21, रूल 22, रूल 23, रूल 24। देखिए क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जनरल फाइनेंशियल रूल्स और द जनरल रूल्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बेसिकली इट इज़ एप्लीकेबल टू ऑल गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट्स। ठीक है, सो बेसिकली दिस रूल्स वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन 1947 में सबसे पहले जनरल फाइनेंशियल रूल्स को इंट्रोड्यूस किया गया, और उसके बाद इनको मॉडिफाई किया गया। 1963 में मॉडिफाई किया गया, 2005 में मॉडिफाई किया गया, 2017 में मॉडिफाई किया गया। बेसिकली इट इज अ सेट ऑफ रूल्स जिसके अंदर बहुत सारे रिफॉर्म्स, जितने भी फाइनेंशियल रिफॉर्म्स हुए हैं, साथ में जैसे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र स्कीम गवर्नमेंट की हो गई, या मर्जर ऑफ रेलवे बजट्स विद द जनरल बजट हो गया, या जैसे जिम का इंट्रोडक्शन, गारंटी मार्केट प्लेस। ठीक है, या फिर आप बोलें तो जो भी गवर्नमेंट का ई मार्केटिंग पोर्टल हो गया, या नॉन टैक्स रेवेन्यू पोर्टल्स हो गए। तो इन सब का इंट्रोडक्शन जो है, जैसे क्योंकि इंडिया का जो बिजनेस मॉडल्स है वह लगातार कंटिन्यूस चेंज होता जा रहा है, तो उस हिसाब से समय के साथ साथ जो है तो जनरल फाइनेंशियल रूल्स में भी चेंज होना लाजमी है। ठीक है, सो दीज रिफॉर्म्स वर इंट्रोड्यूस्ड ड्यू टू द चेंजिंग बिजनेस इन्वायरमेंट टू प्रमोट सिंप्लिसिटी एंड ट्रांसपेरेंसी इन द गवर्नमेंट फाइनेंशियल सिस्टम एंड प्रोसीजर। ठीक है, तो इस तरह से जनरल फाइनेंशियल रूल्स 2017 को इंट्रोड्यूस किया गया, और इसके रूल नंबर 21 के तहत जो है, रूल 21 इट डील्स विद द स्टैंडर्ड्स ऑफ फाइनेंशियल प्रोप्रिएटी। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, अकाउंट्स ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट्स आर प्रिपेयर्ड बाय कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, अकाउंट्स ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट्स आर प्रिपेयर्ड बाय CGA, accounts of the union governments are certified by CAG, accounts of the union governments are certified by CGA। देखिए मैंने आपसे इसके बारे में डिस्कशन पहले ही कर लिया है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है आपसे। इस लेवल का क्वेश्चन जो है तो हम UPSC से एक्सपेक्ट करते हैं कि ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए। तो यहाँ से 1 2 3 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो अकाउंट्स ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट्स आर प्रिपेयर्ड बाय कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो इसका आंसर होगा अकाउंट्स ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट्स आर प्रिपेयर्ड बाय CGA, दैट इज अ कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स। ठीक है, एंड अकाउंट्स ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट्स आर सर्टिफाइड बाय द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। सो ऑप्शन नंबर 2 and 3 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बेसिकली मैंने आपको बताया था CGA ही इज़ द प्रिंसिपल एडवाइजर ऑन द अकाउंटिंग मैटर्स टू द यूनियन गवर्नमेंट, that is responsible for establishing and managing technically sound management accounting system. He is the responsible for preparation and submission of the accounts of the union government and the responsible for exchequer control and internal audits। ठीक है,
तो इंटरनल ऑडिट्स के लिए जो है तो सीजीए भी रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन क्वेश्चन अगर ब्रॉड सेंस में लें यहाँ पे, तो अकाउंट्स ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट्स आर सर्टिफाइड बाय अ कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ड्यूरिंग इट्स एक्सटर्नल ऑडिट। ओके, इसके अलावा एक टर्म है मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ पीएफएमएस को लेके। तो पीएफएमएस के अंदर जितना भी फंड वगैरह है तो उसको रिलीज किया जाता है थ्रू पोर्टल दैट इज अ पीएफएमएस, दैट इज अ पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम। इसका फुल फॉर्म याद रखिए, पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम, पीएफएमएस। इट इज एन इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स। ठीक है, तो इसका जो कंट्रोल बटन होता है वह सीजीए के पास होता है पीएफएमएस का। ठीक है, तो पीएफएमएस इज एन इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स। इट शैल बी यूज्ड फॉर बिल प्रोसेसिंग, receipts मैनेजमेंट, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, फंड फ्लो मैनेजमेंट एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। ठीक है, इन सब के लिए जो है तो पीएफएमएस का यूज़ किया जाता है। ठीक है, जितने भी पेमेंट्स हैं उनको जस्ट इन टाइम रिलीज़ किया जाता है थ्रू पीएफएमएस। जो भी डिटेल्ड डिमांड्स ऑफ ग्रांट है शैल बी अपलोडेड ऑन पीएफएमएस एट द स्टार्ट ऑफ फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, and all the agencies shall be registered on PFMS by the ministries to track fund flow and जो भी अनस्पेंट बैलेंसेस हैं तो उनको पीएफएमएस पर देखा जा सकता है। ठीक है, ऑल द रीअप्रोप्रिएशंस ऑर्डर्स यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट शैल बी सबमिटेड ऑन पीएफएमएस। ठीक है, जितना भी आपने एक्सपेंडिचर कर दिया है उसको भी आपको पीएफएमएस पे दिखाना होता है। ठीक है, तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर 2 और 3 होगा। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रूल्स ऑफ द जनरल फाइनेंशियल रूल्स 2017 प्रिस्क्राइब्स दैट गवर्नमेंट अकाउंट शैल बी प्रिपेयर्ड ऑन कैश बेसिस। देखिए, ये भी पूछा जा सकता है कि किस रूल के तहत जो है, या ऐसा बोल दिया जाएगा कि रूल दिया जाएगा और पूछ दिया जाएगा किस बेसिस पर प्रिपेयर किया जाता है। तो गवर्नमेंट अकाउंट शैल बी प्रिपेयर्ड ऑन द कैश बेसिस, यह कौन से रूल के अंतर्गत आता है? रूल 73, रूल 74, रूल 75 और रूल 76। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे दैट इज़ द रूल 74। रूल 74 ऑफ जीएफआर 2017, जनरल फाइनेंशियल रूल 2017 का वह बताता है कि सरकारी लेखाओं की नकदी आधार पर तैयार किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज करेक्टली मैच्ड विथ रेफरेंस टू द आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड द सब्जेक्ट कवर्ड इन दोज आर्टिकल्स। देखिए, ये यहाँ पे आर्टिकल्स पूछ लिया गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 148 एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट गलत है। आर्टिकल 112 होता है दैट इज एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और ये है बजट जिसके आधार पर हम बोलते हैं। आर्टिकल 267 कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, तो आर्टिकल 148 के तहत जो है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया को इस्टेब्लिश किया गया है। ठीक है, तो ये भी गलत है। आर्टिकल 112 दैट इज अ कॉन्टिजेंसी फंड ऑफ इंडिया, नहीं, आर्टिकल 267 के अंदर जो होता है वह कॉन्टिजेंसी फंड ऑफ इंडिया आता है। ठीक है, और आर्टिकल 266 दैट इज अ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, तो आर्टिकल 266 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, मैंने बेसिकली कॉन्टिजेंसी फंड, कंसोलिडेटेड फंड और पब्लिक फंड ऑफ इंडिया पर वीडियोस बनाए हुए हैं, तो प्लीज़ डू वॉच, लाइक, शेयर दिस वीडियो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द एक्सपेंडिचर कवर अंडर आर्टिकल 112 clause 3 is known as charge expenditure. The expenditure cover under article 112 clause 3 is known as voted expenditure. Charge expenditure is made from public account of India. Voted expenditure is made from consolidated fund of India. तो जब भी पार्लियामेंट में बजट पेश होता है तो उस केस में जो भी एक्सपेंडिचर होते हैं वह दो टाइप के होते हैं। जनरली हम एक्सपेंडिचर को क्लासीफाई करते हैं इन द फॉर्म ऑफ डिमांड्स। ठीक है, तो एक्सपेंडिचर, वन इज द चार्ज एक्सपेंडिचर एंड अदर इज द वोटेबल एक्सपेंडिचर दैट इज अ वोटेड एक्सपेंडिचर। ठीक है,
तो चार्ज एक्सपेंडिचर जो होता है बेसिकली इट इज़ अ नॉन वोटेबल चार्जेस दैट इज कॉल्ड चार्ज एक्सपेंडिचर्स। तो इस केस में नो वोटिंग टेक्स प्लेस फॉर दिस अमाउंट विच इज स्पेंट फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। तो ये याद रखिए चार्ज एक्सपेंडिचर जो होगा वह भी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से ही लिया जाएगा। ठीक है। वोटेड एक्सपेंडिचर भी होता है वह भी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से ही लिया जाता है। ठीक है। और बेसिकली अगर हम बात करें यहाँ पे तो जो हमारे प्रेसिडेंट्स हो गए या सुप्रीम कोर्ट के जज हो गए, ठीक है, या डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, स्पीकर ऑफ लोकसभा, ठीक है, ये कैग हो गए, डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा हो गए, इन सब का जो भी सैलरीज हो गया, एमोलूमेंट्स हो गए, अलाउंसेस हो गए, इन सब का एक्सपेंडिचर जो होता है वह चार्ज एक्सपेंडिचर होता है। मतलब इन पर जो है तो इसको पार्लियामेंट में पास करने के लिए वोटिंग का रिक्वायरमेंट नहीं होता, यह नॉन वोटेबल होता है। ठीक है। सो अगर हम बात करें यहाँ पे तो दीज आर नॉट वोटेड बिकॉज ऑफ द पेमेंट्स आर डीम्ड गारंटीड बाय द स्टेट। ठीक है। यह माना जाता है कि ये स्टेट के द्वारा इसको गारंटीड किया गया है। ठीक है। तो एक्सपेंडिचर कवर्ड अंडर आर्टिकल 112 क्लॉज 3 इज known as charged expenditure, so it is a charge expenditure. Option number 1 is the right. And charge expenditure is made from public account of India, नहीं, it is made from consolidated fund of India, so ये गलत है। voted expenditure is made from consolidated fund of India, it is right, yes। तो चार्ज एक्सपेंडिचर और वोटेड एक्सपेंडिचर जो होता है ये दोनों एक्सपेंडिचर हमारे यह कहाँ से मिलते हैं, हमको कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से ही मिलते हैं। ठीक है। पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया जो होता है बेसिकली यह आर्टिकल 266 क्लॉज 2 के अंतर्गत आता है। ठीक है। जो जिसमें जितना भी पब्लिक मनी हो गया, जैसे बैंक सेविंग्स हो गया, ठीक है, वेरियस मिनिस्ट्रीज और अकाउंट्स का, नेशनल स्मॉल सेविंग फंड्स हो गए या नेशनल इन्वेस्टमेंट फंड्स हो गए, ठीक है, या प्रोविडेंट फंड हो गए, पोस्टल इंश्योरेंस हो गए, तो इन सब का जो पैसा होता है वह पूरा आपका पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया में जाता है। और इससे मनी विड्रॉ करने के लिए गवर्नमेंट को किसी से पूछना नहीं पड़ता। ठीक है। मींस पार्लियामेंट्री प्रायर परमिशन इज नॉट नीडेड फॉर विड्रॉल मनी, फॉर मनी विड्रॉल। ठीक है। और हर एक स्टेट जो है अगर ऐसा मॉडल ड्रॉ करना चाहे तो वह पब्लिक अकाउंट का एक मॉडल ड्रॉ कर सकता है। ठीक है। तो इस तरह से जो है तो 1 and 4 ऑप्शन इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, सो ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एज अ जनरल रूल क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन इन गवर्नमेंट अकाउंट्स हैव क्लोजर रेफरेंस टू फंक्शंस programs and activities of the government and the object of revenue or expenditure. And as a general rule, the classification of transactions in a government accounts have closer reference to the department in which the revenue or expenditure occur. Which one of the following statement is true? ठीक है। तो ये भी GFR से क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पे। ठीक है। तो इसके तहत जो है सामान्य नियम के तौर पर सरकारी लेखियाओं में लेना देना का वर्गीकरण का निकटतर संबंध सरकारी कार्यों, कार्यक्रमों और क्रियाकलापों तथा राजस्व या व्यय के उद्देश्य से होगा, या सामान्य नियम के तौर पर सरकारी लेखियाओं में लेना देना का जो वर्गीकरण होगा उस विभाग के करीब होगा जिसमें राजस्व या व्यय होता है। ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। ठीक है। तो बेसिकली इसके अंदर जो है तो एज अ जनरल रूल क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शंस जो गवर्नमेंट अकाउंट्स का होता है हैव अ क्लोजर रेफरेंस टू फंक्शंस, प्रोग्राम्स एंड एक्टिविटीज ऑफ द गवर्नमेंट्स एंड द ऑब्जेक्ट ऑफ रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर। ठीक है। सो ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। देखिए वीडियो 30 मिनट्स की हो गई है। चलिए एक क्वेश्चन और कवर कर लेते हैं। अमॉन्ग द फॉलोइंग डिमांड्स विच डिमांड्स हैव द हाईएस्ट एलोकेशन ऑफ फंड्स एज पर द बजट डॉक्यूमेंट्स मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे फॉर द ईयर 2022-2023। तो बजट 2022-2023 के तहत जो है तो यहाँ पे हाईएस्ट एलोकेशन ऑफ फंड्स किसके लिए किया गया, कौन से डिमांड्स के लिए किया गया? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस,
on fuel, operating expenses on traffic, operating expenses on rolling stock and equipment, repairs and maintenance of पीवे एंड वर्क्स। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ऑन ट्रैफिक। सो ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। ठीक है, तो बेसिकली जो डिमांड है इसमें सबसे हाईएस्ट लोकेशन ऑफ फंड जो है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ऑन ट्रैफिक के लिए किया गया। ठीक है, तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो वीडियो 30 मिनट्स का हो गया, यहीं पे वीडियो को हम समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम जो है तो अगले वीडियोस में डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियोस, हैव अ नाइस डे। अगर वीडियोस आपको आपका टाइम ज़्यादा कंज्यूमेबल लग रहा है तो वीडियो को आप फास्ट फॉरवर्ड मोड में देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।